गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन कक्षा 9 विषय विज्ञान का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तीसरा चैप्टर, उसका ये दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में परमाणु का इतिहास पढ़ा था कि परमाणु के बारे में हमको शुरू से जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी। महर्षि कणाद जिसने परमाणु के बारे में क्या समझते थे, बाद में धीरे धीरे इसका कैसा विकास हुआ। अब ये धीरे धीरे इसके और अपन नए नए रूप पढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज थी हमारे पास कि हम कुछ अलग चीज पढ़ना चाहते थे। उन्हीं के केस में कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। रसायन संयोजन के नियम क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ है, यानी कि दो कोई भी पदार्थ अलग अलग हम जब मिलाते हैं तो उनमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और उनसे बनने वाले उत्पाद किस तरह के बनते हैं, क्या उनमें कोई परिवर्तन होता है, क्या उनका द्रव्यमान या अनुपात में कोई परिवर्तन होगा या कोई निश्चित अनुपात में रिएक्शन करेंगे। इस मामले में ये आपकी लवाइशी और जोसेफ एल प्राउस्ट ने खूब सारे प्रयोग किए, अपने लैबों में दिन रात एक किया उन्होंने, तब जाके उन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया। वो दो नियम ये थे, एक तो नियम था इनमें स्थिर अनुपात का, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के दो नियम दिए हैं। अब ये दो नियम कहना क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे बुक के अंदर एक प्रयोग समझाया गया है। ये प्रयोग अपनी लैब में सारा सामान इसका अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि ये आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। जब स्कूल खुलेंगी तो ये प्रैक्टिकल हम आपको लैब में ही कराएंगे कि किस तरह से हम अलग अलग दो विलियन तैयार करते हैं। विलियन का मतलब होता है हमारे पास सॉल्ट होते हैं। अब सॉल्ट आप ज़्यादा तो नहीं जानोगे, आपने अगर केमिस्ट्री लैब नहीं देखी है तो सॉल्ट का मतलब ये है जैसे कि आपके पास नमक है तो वो भी एक लवण है। भाई लवण, उसको हम लूण तो बोलते ही हैं, तो वो भी एक लवण है केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है, विज्ञान की भाषा में। जब उसको जल में घोलेंगे और किसी अन्य दूसरी चीज से उसकी रिएक्शन कराएंगे, है ना, रिएक्शन जैसे कि एक तो उस नमक के पानी को हम दूध में ही गिरें तो वो अलग रिएक्शन देगा, दूध को फाड़ देगा, और एक उस नमक के पानी को अपन और किसी में डालें तो हो सकता है वो दूध को नहीं फाड़े। तो ये क्या करते हैं, हर किसी केमिकल की अलग अलग वैरायटी होती है, वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। इन सब में यही खूबी होती है। तो बात सिर्फ अपन ये प्राउस्ट और लिवाइस की ही हम यहाँ पे करेंगे कि ये दो नियमों में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये क्रियाकलाप समझा रखा है आपको कि ऐसे ऐसे हम एक्स वाई लेंगे और इनके दो विलियन बनाएंगे और ऐसा प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग तो हम लैब में ही करेंगे, ठीक है। बस ये समझ लो कि ये दोनों जो नियम हैं वो कहना क्या चाहते हैं, और इन विचारों ने जो मेहनत की है वो मेहनत करके हमको जो दो नियम दिए हैं, हम उन नियमों की परिभाषा जानेंगे और उन नियमों के नाम के आधार पर ही हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि फ्यूचर में हमारे दिमाग में जब ये दोनों नियम आए तो हमारे तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता था, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे एक नियम है इसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है ये? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बात साबित होती है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे कुछ भी मान लो आप, रासायनिक अभिक्रिया में एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जैसे मैंने भी आपको साधारण तौर पे नमक पानी ये सब के एग्जाम्पल दिए, क्योंकि अन्य एग्जाम्पल में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि शायद आप अन्य एग्जाम्पलों के नाम नहीं जानोगे। अच्छा, लाल दवा का नाम सुना होगा आपने, KMnO4, लाल दवा जो बैंगनी कलर की आती है, सॉल्यूशन बनाती है बैंगनी कलर का हो जाता है। कुछ एसिडों के नाम सुने होंगे आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में, H2SO4 है या ऐसा है। तो कुछ का कलर कैसा हो जाता है, कुछ गर्म हो जाते हैं, कुछ ठंडे हो जाते हैं, कुछ करके क्या बन जाते हैं, कुछ क्या बन जाते हैं, उससे अपने को क्या लेना देना है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। जी क्वेश्चन है ये कि क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, यानी कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है अगला, है ना, हमसे क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। बट करना क्या है, क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको याद दिलाया, ये एक्स वाई युगल और ये सारे सामान अपने पास लैब में पड़े हैं। इसका प्रैक्टिकल ये जो देखो ये दे रखा है ना, ये कोरक की बोल रही है कि इनमें जो ये जो एक शंक्वाकार ये फ्लास्क है ना, ये 3 कोट का सा ऊपर कोरक लगा रखी है, डोरी से एक छोटी टेस्ट ट्यूब बांध रखी है, एक्स और वाई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दो केमिकल लिए हैं,
इन दोनों को मिलाया है, गर्म किया है, फिर पूछ रहा है कि क्या इनमें कोई मतलब इस प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ। तो इसका लास्ट निष्कर्ष ये निकलता है, यहाँ हमारे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मिलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सर्जन किया जा सकता, सर्जन किया का मतलब कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता, यानी कि ना तो हम किसी द्रव्यमान को बना सकते और ना ही उसका विनाश कर सकते। अरे भाई सीधी सी बात ये है, जैसे कि मान लो आपने दो केमिकल अलग अलग ले लिए, अलग अलग, जैसे आप तो अपने सीधी भाषा में बात कर लो, चीनी का पानी है मीठा अपना ना शरबत, आपने एक चीनी ले ली, चीनी भी अपने लिए तो केमिकल ही है, और एक पानी ले लिया, पानी भी अपने लिए तो रसायन विज्ञान में केमिकल ही होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस चीनी को और पानी को, ठीक है, चीनी और पानी का बना लिया क्या, शरबत बना लिया भाई साहब, क्या बना लिया, शरबत बना लिया। ठीक है, लेकिन अब आपने शरबत बना लिया, कोई बात नहीं, अब हम क्या इस चीनी में और इस पानी में क्या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? अगर आपने अगर 100 ग्राम चीनी ली है और 1 लीटर पानी लिया है, यानी कि 1 किलो पानी लिया है, तो मिलाने के बाद 1100 ग्राम ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि मिलाने के बाद वो 900 हो जाएगा या मिलाने के बाद वो 1200 हो जाएगा। सीधी बात ये है, द्रव्यमान यानी कि उनका जो वजन है वो कहीं नहीं जाने वाला। और दूसरी बात, इस चीनी के जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र का मतलब जो इसका सूत्र है ना, जैसे कि अपन इसका जो अपन C6H12O6 ये ग्लूकोज वगैरह ये फॉर्मूला मानते हैं अपन चीनी के केस में भी। और पानी का आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है भाई साहब, ये जड़ होता है पीने का, है ना। और आप इसको 8th क्लास में इसका फॉर्मूला, इसके कई यूज भी जानते हो। और पानी का उपयोग तो कौन नहीं जानता भाई साहब गर्मियों के अंदर, गर्मी क्या, पानी तो जल है तो जीवन है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो इनके फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं होता। चाहे तो हम इसको वाष्पन की क्रिया से या इनको गर्म ठंडा करके वापस से पानी और चीनी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब यही हुआ, आप इस बात को यूं ही समझ लो, यहीं पे खता लो कि बस कि कोई भी दो रसायन हो, उनके द्रव्यमान में मिलाने के बाद बिना मिलाए कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, रिएक्शन करके वो भले उत्पाद दूसरा दे दे, उत्पाद तो दूसरा दिया ही है, ये चीनी थी ये पानी था, अब जाके यहाँ पे शरबत बन गया, नाम तो बदल गया, अब अपन उसको चीनी पानी थोड़ी कहेंगे कि ये चीनी दिख रही है वो दिख रहा, नाम तो बदल गया ना उसका, है ना, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदला और ना उसके कोई इंटरनल, मतलब कि जब उसको अलग किया जाए तो उसकी कोई भी तत्व या परमाणु को हम नष्ट कर सकते ना बना सकते। ये द्रव्यमान संरक्षण का पहला नियम है, जो उन दोनों लोगों ने बेचारों ने खूब मेहनत की और इसमें कार्य किया। तो हमारे को इस पहले लॉ से एक ही बात सीखनी है, क्रियाकलाप तो मैं बोल दिया ना आपको, लैब में स्कूल खुलेगी तब आपको मैं क्रियाकलाप तो समझा के करा दूंगा पूरा, वहीं पे समझ में आएगा, ऐसे कम समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझने की कोशिश करो कि द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि हम दो कोई भी पदार्थों को अगर रसायन अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक क्रिया कराते हैं, तो उनमें उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना वजन हम तौल के दोनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे, वो कोई उत्पाद बनने के बाद भी उसका वजन उतना ही होगा। यानी कि कोई भी फैक्ट्री में काम सामान बनता है तो उसका वजन उतना ही होता है जितना उसका द्रव्यमान का क्रियाकारकों का द्रव्यमान होता है। यही इसके चलते हम हाथों हाथ लगे हाथ एक दूसरा नियम और पढ़ लेते हैं। ये था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहना चाहता है, कहने का मतलब इसका यही है, जैसे मैंने अभी आपको पानी का सूत्र बताया था H2O, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज है कि यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 ग्राम यूं समझ लो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम द्रव्यमान हो गया, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान है ना 16 ग्राम होता है। कुल मिला के ये हम कह सकते हैं ये 18 ग्राम है। जैसे ये 1 मोल जो है जल, 1 मोल जल किसके बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है ना। तो अब अनुपात आप समझते हो, मैथ में पढ़े हो अनुपात क्या मतलब है, यानी कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन परमाणु है। अगर कोई अनुपात निकालना चाहेगा तो बच्चा कैसे निकालेगा, 2 और 16 का अनुपात कैसे निकालोगे आप, यही बोलोगे ना सर कि 1:8 है। यानी कि हम हमारी सामान्य भाषा में इसको क्या बात बोलेंगे, याद आ गया आपको कुछ, इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पे जल बनाने के लिए जो एक निश्चित अनुपात है और एक स्थिर अनुपात है, वो क्या है, 1:8 का अनुपात है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन काम आएगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन काम आएगी, तब जाके हमारे लिए पानी बनेगा। अब ये पानी चाहे कोई से स्रोत से बनाओ, चाहे किसी भी प्रकार से आप पानी प्राप्त करो, उस जल के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके अंदर 8 ग्राम ऑक्सीजन है।
यानी कि हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 9 ग्राम पानी है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ये एक स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। आ रही बात समझ में? यानी कि इनमें चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, इनमें चीजें कोई चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि ये वही साइंटिस्ट फिर से दोनों बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित ही होता है। जैसे आपने पानी का एग्जाम्पल दिया, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, स्थान का मतलब चाहे उसको कुआं, बावड़ी, नलकूप, जलकूप, बारिश की कहीं से प्राप्त करो, किसी ने भी इसको बनाया हो, चाहे बनाने वाला भी कोई हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी आपको दिया वो यहाँ से फिर आ गया कि यौगिक जल, जैसे कोई यौगिक जल है यानी कि H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 ही होगा, चाहे वो पानी आप अब कहीं से भी लाए हो। फिक्स है ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, ठीक है। इसी प्रकार यदि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 9 ग्राम जल का अपघटन का मतलब है उसको तोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, वहां से 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जिस दिन बनाया था तब भी हमने यही लिया था। अरे भाई किसी धंधे में जो लगाओगे वही तो मिलेगा, या तो पार्टनरशिप का काम है, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है यहाँ पे। इसी प्रकार अमोनिया एक और एग्जाम्पल होता है, अमोनिया NH3 जिसका सूत्र होता है जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। अब इसमें क्या होता है, NH3 के अंदर नाइट्रोजन का 14 ग्राम वजन होता है और एक हाइड्रोजन का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक होता है तो 3 का कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 14:3। नाइट्रोजन का 14 ग्राम और हाइड्रोजन के 3 ग्राम मिलते हैं तब जाके एक अमोनिया बनता है ना। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 17 ग्राम अगर अमोनिया हो तो उसमें 14 ग्राम तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी और 3 ग्राम उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। ये हमारा एक सामान्य और निश्चित अनुपात है। अब भले से अमोनिया आपके मूत्र में से निकली हो, चाहे कोई फैक्ट्री में से निकली हो, चाहे वो कहीं से भी निकली हो, क्योंकि हमारे पेशाब में भी अमोनिया की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, ठीक है, काफ़ी जानवर में भी होती है और कई इसके गैस भी हैं, इसके लिक्विड भी बनते हैं, खूब सारे इसके और भी केमिकल हैं। कहने का मतलब यही है हमारा साफ साफ कि अमोनिया चाहे दुनिया के किसी भी कोने से लाया हुआ और कोई भी बनाया हो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो स्थिर अनुपात है, फिक्स अनुपात है, ये चेंज नहीं होगा, लो कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। कौन सा कांस्टेंट है, इसका सदैव 14:3 ही बना रहेगा, चाहे अब आप अमोनिया कितना भी बनाओ और कहीं से भी बनाओ, ठीक है। ये फिक्स है, ये साइंस की सबसे खास बात है कि हम यहाँ पे फिक्स चीजें खूब पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिससे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। और प्राउस्ट जो वैज्ञानिक था, प्राउस्ट क्या था, वैज्ञानिक था, प्राउड ऑफ बेटा, इस पे मेरे को गर्व। इसने प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए अभी ताजा ही कि जो आपका जल होता है उसका अणुसूत्र H2O होता है, उनके द्रव्यमानों का क्या क्या है और उनमें अनुपात क्या होगा, अमोनिया का बताया, आप कोई भी ले लो, इनमें अनुपात हमेशा फिक्स ही होता है। यही आपका क्या बोलते हैं उसको, निश्चित अनुपात का नियम भी है, और जो आपका द्रव्यमान सेक्शन का प्राउस्ट का नियम है वो भी ये नियम ही आपका इस लो कांस्टेंट के अंदर आता है। अब यहाँ जॉन डाल्टन की शक्ल दिखा रखी है, आगे जाके जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, वो हम भी देंगे आपको, लेकिन आज नहीं देंगे, हम अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तब तक आप जो बच्चे अभी बुक नहीं लाए वो एक बार बुक लेके आए, और जिनको नहीं समझ में आए हैं वो एक बार कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ग्रुप बना हुआ है तो जिस नंबर से आपको ये मैसेज आता है यानी कि जिसका लिंक आता है उसी नंबर पर आप इसके बारे में कोई भी जो जानकारी होती है वो आप प्राप्त वापस भी कर सकते हो कि सर हमारे को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आए, आप कहना क्या चाहते हो, बुक में क्या है, तो वो आपको वापस से दोबारा भी समझा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, यही बात हम कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।